बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कंटिन्यूशन है पिछली वीडियो की और हम डिस्कस कर रहे थे रेगुलेशन फॉर कंपटीशन। और लास्ट जो पॉइंट डिस्कस हो रहा था वो ये था कि कुछ आइटम ऐसी होती हैं कि जो मार्केट में रेयरली अवेलेबल होती हैं और कुछ ही लोगों के पास अवेलेबल होती हैं। जब आप उनकी RFQ सेंड करते हैं अपने वेंडर्स को और वो वेंडर फिर भागते हैं उस जगह के ऊपर जिस जगह वो अवेलेबल होती है, क्योंकि रेयर आइटम है तो किसी भी एक आध बंदे के पास, दो के पास अवेलेबल होंगी। कॉस्ट उनकी ज़्यादा होती है और वो सब लोग जब वहाँ रश करते हैं 3, 4, 5 जिनको आपने RFQ सेंड की होती है तो वो पूछते हैं कि जी इसका रेट बताएं, उतनी क्वांटिटी हमें चाहिए और फ़ौरन चाहिए। तो अब जब एक ही बंदे के पास, जिसके पास आइटम है, उसके पास 4-5 लोग आएंगे तो उसको समझ आ जाएगी कि ये आइटम कहीं पे रिक्वायर्ड है, तो वो कहेगा जी ये तो शॉर्ट है, मेरे पास कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी है, बाकी मैं अरेंज कर दूंगा। और लेकिन कॉस्ट, इसकी प्राइस जो है वो इतनी है। जैसे अगर वो 50,000 रुपये किलो है तो वो उसकी प्राइस 60,000, 70,000 कुछ भी मुँह मांगी प्राइस मांग सकता है कि इस प्राइस के ऊपर मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस तरह से वो आइटम जो कि पहले ही कम दस्तयाब होती है और उसकी प्राइस भी हाई होती है तो उसकी प्राइस और ज़्यादा हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए फिर ना तो RFQ सेंड की जाती है सप्लायर्स को, ना कोई टेंडरिंग की जाती है, ना कोई प्रोक्योरमेंट का और प्रोसेस किया जाता है, बल्कि इसको खामोशी से मार्केट से सोर्स करके जिस बंदे के पास अवेलेबल हो या जो बंदा वहाँ तक पहुँच सकता हो, किसी एक को सिलेक्ट किया जाता है। जो प्रेफर्ड वेंडर होते हैं, जो आपके साथ लॉयल होते हैं, उसको सिलेक्ट करके कहा जाता है कि यार ज़रा मार्केट चेक कर दो और जिसके पास अवेलेबल है देखो क्या रेट का आइडिया है, तो आप एक नॉमिनल अपना प्रॉफिट रख के तो हमें वो सप्लाई कर दो। ये जस्ट लाइक कमीशन एजेंट होता है, जैसे प्रॉपर्टी एजेंट होता है, जैसे कार सेल परचेज़ करने के एजेंट होते हैं कोई भी, कि जी ये हमें आप एक बंदे के पास जाते हैं, उससे अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, तो ज़रा मार्केट में चेक कर दो कि इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली क्या कुछ अवेलेबल है, तो जो आपका कमीशन होगा वो मैं आपको दे दूँगा। और जिस कंपनी की पिछली वीडियो में मैंने बात की थी, वहाँ पे मैं जब जॉब करता था तो वहाँ यही होता था, जो मैनेजमेंट में एक टॉप ऑफ द लिस्ट बंदा था उसको वो फिर मार्केट जाता था और वहाँ पे जो 4-5 लोग अवेलेबल थे जो वेंडर लिस्ट में थे, उनमें से एक को सिर्फ कांटेक्ट करते थे जो प्रेफर्ड होता था और उसको ये काम डिप्यूट किया जाता था। वो फिर आगे सोर्स करके मार्केट का रेट चेक करके क्वांटिटी अवेलेबल क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन दे देता था। अब प्रोक्योरमेंट वालों को भी समझ होती है कि पीछे इस प्राइस प्रोडक्ट की जो प्राइसेस चलती आ रही हैं हिस्ट्री में वो कितनी है और अभी क्या मांग रहे हैं। तो अगर कोई बड़ा जंप नहीं है तो वो फिर वहाँ पे डील हो जाती है, और अगर कोई बड़ा जंप हो तो फिर उसके लिए कुछ और सोचा जाता है कि क्या किया जाए। तो इस तरह की सिचुएशन में जो कंपटीशन के रेगुलेशन जो नॉर्मल बनाए जाते हैं वो तो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन हो सकता है, टेंडर का हो सकता है, लेकिन सम टाइम इनसे हट के भी आपको कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, कोई प्रोसीजर बनाना पड़ता है। तो उस जगह जो प्रोक्योरमेंट मैनुअल था उस कंपनी में, वहाँ पे फिर जो CEO थे उनकी तरफ से एक साइंड अथॉरिटी थी कि जी कुछ आइटम जो थी ना इस तरह की, उनके लिए जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो ऑथोराइज था कि वो इसको इंडिपेंडेंटली जाके खुद ही डील कर सकता है और उसकी जो भी फाइनल नेगोशिएशन होगी उसी को फाइनल समझा जाएगा। तो उसके लिए किसी कोटेशन की ज़रूरत ही नहीं थी, किसी कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं थी और कुछ प्रोसेस की ज़रूरत नहीं थी। बस जो HOD या जो ऑथोराइज बंदा है उसने जो कर दिया है, डेट्स ऑल। तो अब इस तरह की सिचुएशन और भी हो सकती हैं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की कुछ आइटम्स हो सकती हैं, कोई इक्विपमेंट हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, जहाँ भी प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल राइट इन्वॉल्व होंगे कि जी ये सिस्टम जो है या ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब यूज़ करेंगे तो इसके लिए आपको हमें
कुछ पे करना पड़ेगा। यानी वो जो राइट्स होते हैं, जैसे गाने का राइट होता है कि जिस राइटर का है, सिंगर का है, म्यूजिशियन का है, तो उसके पास उसके राइट्स होंगे। वो गाना जब भी कहीं पे नशर होगा तो उन लोगों को उसकी रॉयल्टी जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। अगर उसको यूज़ किया जाता है, मैं एक कोरियन कंपनी में था, तो वहाँ पे जो नाम यूज़ किया जा रहा था उस कोरियन ब्रांड का, तो उसके लिए उनको प्रॉपर्टी राइट दिए जा रहे थे। बेसिकली जो पाकिस्तान में वो कोरियन कंपनी जिस नाम को यूज़ कर रही थी, वो कंपनी नहीं थी जिसका नाम यूज़ हो रहा था। तो जिसका नाम यूज़ हो रहा था उसको एनुअली कुछ अमाउंट पे की जाती थी उस नाम को यूज़ करने के लिए। तो बेसिकली जो कंपनी चल रही थी उसकी डिफरेंट लोगों की इन्वेस्टमेंट थी और वो उसको चला रहे थे, लेकिन नाम यूज़ कर रहे थे उस कोरियन मल्टीनेशनल कंपनी का। तो इस तरह से प्रॉपर्टी जो प्रोप्राइटरी राइट्स होते हैं कुछ चीज़ों के, वो रजिस्टर्ड होते हैं। तो उनको या तो सिर्फ वही लोग यूज़ कर सकते हैं जिनकी वो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, प्रोप्राइटरी है, और या अगर कोई और इस्तेमाल करना चाहे उस नाम को तो फिर वो उसको पे करता है। एक और तरह की कंपटीशन में प्रॉब्लम हो सकती है, वो कार्टेल हो सकते हैं कि कुछ लोग जिनसे आपको कुछ प्रोडक्ट चाहिए वहाँ से आप वो सारे लोग मिल के एक कार्टेल बना लें। जैसे कि पाकिस्तान में शुगर कार्टेल की बड़ी धूम है, कुछ और कार्टेल भी अवेलेबल होते हैं कि सब लोगों ने मिल के एक ही तहैया कर लिया कि हमने प्राइस को यहाँ पे फिक्स रखना है। जैसे शुगर की प्राइस फिक्स है, वो कोई भी इंडस्ट्री बना रही हो, जो भी बनाएगी वो उसी रेट पे सेल करेगी जो कार्टेल का डिसाइडेड रेट है। ये कार्टेल ऑफिशियल नहीं होते, ये अनऑफिशियल होते हैं, और मतलब गठजोड़ होता है कुछ लोगों का कि जी हमने मार्केट की प्राइस को यहाँ पे रखना है। आसान एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मैंने एक कमरे के ऊपर एक स्टोरी बनानी थी, एक लेंटर डालना था उसके ऊपर। वो जो फट्टे शट्टे ये वो होते हैं कि लेंटर डालने के लिए नीचे उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो मैंने अपने नियरेस्ट जो अवेलेबल था एक बंदा जो सप्लाई करता था रेंट पे, तो उसको बुलाया। उसने कहा जी मैं 20,000 रुपया लूँगा। तो 20,000 बहुत ज़्यादा था, वो 8-10 हज़ार से ज़्यादा का काम नहीं था। तो उसको मैंने भगा दिया कि ठीक है तुम्हारा रेट बहुत ज़्यादा है। एक और को बुलाया तो उसने कहा जी 22 लूँगा। फिर एक और को बुलाया, उसने कहा 25 लूँगा। ऐसे उस इलाके में जो सराउंडिंग में 4-5 लोग थे सबको बुलाया और कोई भी 20 से नीचे नहीं आया, ऊपर ही गया। तो अब इनके अलावा कोई बंदा नहीं था, वो 4-5 जो थे वो मैं बुला चुका था और सब ने 20 से ज़्यादा मांगा। तो वो बाद में समझ आई कि वो जो फर्स्ट आया था उसने 20 रेट दिया और उसके बाद उन 4 को फ़ोन कर दिया कि भाई मैंने इस जगह पे ये काम है 20 दिया है, तो अब आपने इससे ऊपर ही रहना है। अब होता ये कि वो जब सबको गठजोड़ हो गया कि जी 20 से कम नहीं जाना, तो एक फिर बंदा आया, उसने कहा जी चलें आप मुझे 18 दे दें। तो उससे फिर को आया, लेकिन वो 18 का भी काम नहीं था। अब होता ये है कि अगर वो 5,000 उसका रेंट है, वो जितना मटेरियल है, तो उस 18 में से 5 उसकी वो एक्चुअल कॉस्ट निकल गई और बाकी के जो पैसे बचेंगे 13,000 वो पांचों लोग इक्वली डिवाइड कर लेंगे। और फिर जब नेक्स्ट कोई ऑर्डर आएगा तो वहाँ पे फिर यही गेम होगी, क्योंकि उनमें से किसी एक को कॉल किया जाएगा और जो बाकी 4 बंदे होंगे उनको वो इन्फॉर्म कर देगा कि ये काम है, इतनी अमाउंट बताई है। तो अब जिसको भी ऑर्डर मिलेगा उसमें से एक्चुअल रेंट निकाल के बाकी हम इक्वली तकसीम कर लेंगे। तो इस तरह से कार्टेल फिर वर्क करते हैं, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक हर जगह पे ये कार्टेल चल रहे होते हैं। यहाँ पर भी आपको प्रोसीजर बनाने में मुश्किल होती है, लेकिन इसका तरीका भी आपको बताता हूँ। मर्जर हो सकते हैं कि कुछ कंपनीज मर्जर कर लेती हैं और अपनी प्राइस को मैक्सिमम साइड पे रखती हैं, अपनी मुंह मांगी कीमत मांगती हैं। मर्जर में जैसे उबर ने क्रीम को ख़रीद लिया और उनका मर्जर हो गया। मर्जर वैसे जॉइंट वेंचर होता है 2 कंपनियों का, कि उबर और क्रीम मिल गए तो दोनों ने कहा कि हम क्यों ना बजाय कंपटीशन में रहे मार्केट में और एक दूसरे से कम रेट रखें, तो हम दोनों मर्जर कर लेते हैं और हम अपनी मुंह मांगी कीमत लेंगे। वह खा क्रीम का कस्टमर हो खा उबर का कस्टमर हो, तो रेट यही रहेगा। तो इस तरह मर्जर हो जाते हैं और
कोलैबोरेशन हो जाती है या ख़रीद ली जाती हैं कंपनीज ही जो कंपटीशन में उनको ख़रीद के तो प्राइस को मैक्सिमम साइड पे ले जाया जाता है। कुछ साल पहले एक गवर्नमेंट ने जितने भी सीमेंट के कारखाने थे पाकिस्तान में वो एक प्राइवेट कंपनी को सेल कर दिए, और जिस दिन वो सेल हुए थे उसी दिन सीमेंट की जो प्राइस है वो कोई 150-200 रुपया पर बैग बढ़ गई थी। बेसिकली उस वक्त हुआ है कि जो उनकी डाउन पेमेंट थी जिसको सेल किए गए थे, तो वो डाउन पेमेंट जितना स्टॉक अवेलेबल था उसकी प्राइस को हाई करके तो जो प्रॉफिट बढ़ा उस प्रॉफिट को डाउन पेमेंट में कर दिया गया। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज भी मार्केट में चल रही होती हैं कि आप मर्जर कर लें, कोलैबोरेशन कर लें, जो भी कंपटीशन में उसको ख़रीद लें ताकि आप अपनी मुंह मांगी प्राइस को ले सकें। और एग्जांपल जैसे फेसबुक ने इंस्टाग्राम को ख़रीद लिया, मैसेंजर को ख़रीद लिया, और शायद एक आध और भी कंपनी है। तो जब आप जो भी कंपटीशन में उसको ख़रीद लेंगे तो फिर मुंह मांगी प्राइस लेंगे। फिर मोनोपोली हो सकती है कि बस एक ही मैन्युफैक्चरर है, एक ही सप्लायर है या एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर इम्पोर्टेड आइटम है तो वो जो भी कीमत मांगते हैं वो पे करनी पड़ती है, क्योंकि वो चीज़ और किसी जगह अवेलेबल नहीं होती। जैसे एप्पल की एग्जांपल है कि अगर आपको एप्पल का मोबाइल चाहिए तो आपको उसकी मुंह मांगी कीमत पे करनी पड़ेगी, और अगर आपको एप्पल नहीं चाहिए, आप एंड्रॉयड पे जाते हैं तो वहाँ पे लाख ब्रांड अवेलेबल है, लेकिन एप्पल के लिए आपको एप्पल की प्राइस पे करनी पड़ेगी। अब इस सब को रोकने के लिए ये जो मर्जर हैं, कार्टेल हैं, मोनोपोलीज हैं और प्रोप्राइटरी राइट्स वाली कंपनीज हैं, ये जो अपनी मुंह मांगी कीमत मांगती हैं, इनको रोकने के लिए फिर प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, जो कि प्राइसेस को कंट्रोल रखती हैं और एक लिमिट में रखती हैं कि भाई आप अपने जो प्रोप्राइटरी राइट्स की प्राइस है वो चार्ज करो, लेकिन एक नॉर्मल सतह के ऊपर रहते हुए करो। अगर एप्पल की प्राइस ज़्यादा होगी तो वो जो दूसरे ब्रांड होंगे उनसे थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन ये नहीं कि वो उससे डबल ट्रिपल चार्ज कर लें। तो जो प्राइस कंट्रोल होती हैं वो उसको कंट्रोल करती हैं कि आप अपनी मुंह मांगी प्राइस लें, लेकिन नॉमिनल स्टेज के ऊपर रखते हुए लें। और लेकिन ये चीज़ें होती हैं यूरोप, अमेरिका, जो एडवांस कंट्रीज़ है वहाँ पे। जो पाकिस्तान जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं, गरीब मुल्क और अफ्रीका के दूसरे, तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं होती। प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ अवेलेबल होती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटीज़ अवेलेबल होती हैं, लेकिन उनके कंट्रोल करने की ताकत नहीं होती, स्ट्रेंथ नहीं होती, या उनके पीछे कुछ और फोर्सेस ब्राइबरी टाइप की चल रही होती हैं, तो जिसकी वजह से वो इसको उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करते। लेकिन जो एडवांस कंट्री है वहाँ पे एक तो गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करती है, दूसरा वहाँ पे सिविल सोसाइटी के लोग भी प्रेशराइज करते हैं उनको। सिविल सोसाइटी का अपना प्रेशर होता है और सिविल सोसाइटी की अपनी प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ होती हैं जो उन कंपनीज़ को फोर्स करती हैं कि आप अपनी प्राइसेस को एक लेवल पे रखें। और अगर आप देखें कि जितने भी दुनिया में सिस्टम चल रहे हैं, ISO के सिस्टम है, क्वालिटी के सिस्टम है, वो सब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम है जो सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये सिस्टम किसी गवर्नमेंट ने नाफज नहीं किया कि आपने फूड सेफ्टी का सिस्टम इम्प्लीमेंट करना, आपने एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन का सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है। ये सारे सिस्टम सिविल सोसाइटी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ से निकले हैं, और उन्होंने अपनी सोसाइटी के ऊपर लोगों को मजबूर किया कि फोर्सली कहा कि आप इनको इम्प्लीमेंट करें। तो इस तरह से एडवांस कंट्रीज़ में इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो कार्टेल है, मर्जर है, मोनोपोली है, वहाँ पे सिविल सोसाइटी प्लस गवर्नमेंट दोनों फोर्स करती है और प्राइसेस को कंट्रोल रखती है। बेशक वो मोनोपोली प्रोडक्ट हों, बेशक वो प्रोप्राइटरी राइट हों, लेकिन फिर जो गरीब मुल्क है वहाँ पे प्रॉब्लम हमेशा चलती रहती है। तो इस तरह से जो अगर तो फेयर कंपटीशन है यहाँ पे तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर फेयर कंपटीशन नहीं है तो फिर मार्केट उसको, जो मार्केट की फोर्सेस हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं। तो लेकिन ये सब कुछ जो है आपको रेगुलेशन फॉर कंपटीशन में प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। मतलब हर सिचुएशन के लिए एक प्रोसीजर होगा कि जो ऑर्डिनरी आइटम है, जनरल आइटम है, उनके लिए रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का प्रोसीजर होगा, वो डिटेल उसकी मेंशन होगी कि हमने किस तरह से प्रोसेस करना है। अगर टेंडर के ऊपर जाना तो किस तरह से जाना है। अगर कोई ऐसी नायाब आइटम है जो कि
कम मार्केट में अवेलेबल है और जिसको एडवर्टाइज़ करने से उसकी प्राइस बढ़ सकती है, तो उसके लिए हमने क्या सिस्टम अडॉप्ट करना है। अगर कोई मोनोपोली प्रोडक्ट है, कोई कार्टेल टाइप की पीछे बैकग्राउंड है, वहाँ पे हमने क्या करना है, ये सब हम सिस्टम बनाएंगे कि ये होगा तो हम ये करेंगे, ये होगा तो हम ये करेंगे। तो ये प्रोसीजर अवेलेबल होंगे यहाँ पर, तो ही हम उस तरह की प्रोक्योरमेंट करेंगे। अदरवाइज़ जब रेयर आइटम के लिए रिक्वेजिशन आएगी तो उसकी भी RFQ डाल दी जाएगी, जब मोनोपोली वाली प्रोडक्ट आएगी तो उसकी भी RFQ डाल दी जाएगी। तो सबको आप एक ही सिस्टम में एक ही प्रोसेस से गुजार रहे होंगे, तो बहुत सारा मनी वेस्ट होने के चांसेस होंगे। तो इसलिए यहाँ पे कंपटीशन कितनी टाइप के हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, उन सब के लिए सेपरेट प्रोसीजर बना के रखे होंगे ताकि जो भी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंगली प्रोक्योरमेंट हो सके। नेक्स्ट है लेवल ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन होता है अथॉरिटी को डेलीगेट करना, यानी उसकी तकसीम करना, बांट देना। जो अच्छी बड़ी कंपनीज होती हैं वहाँ पे सारी अथॉरिटीज़ HOD के पास नहीं होती कि जी इंचार्ज ही सारा कुछ लेके बैठा हुआ है। तो वहाँ पर अथॉरिटीज़ को डेलीगेट किया जाता है कि ज़िम्मेदार तो इंचार्ज ही होगा, लेकिन जो काम उसने करवाने हैं वो काम टोटली नीचे लोगों को डेलीगेट कर दिए जाएंगे, उनके सुपुर्द कर दिए जाएंगे कि भी आप रिस्पॉन्सिबल है इन कामों के, तो आप ही जवाबदेह होंगे। और जैसे इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि प्रोक्योरमेंट करने के लिए अमाउंट को बाइफरकेट कर दिया जाता है कि अगर तो 10,000 तक की अमाउंट है तो आप इसको कैश परचेज पे भी कर सकते हैं या 3 कोटेशन लेके उसको प्रोसेस कर लें। तो नॉर्मली कुछ चीज़ों को जनरल आइटम जो एक मिनिमम अमाउंट में जैसे 10,000 की स्लैब लगा दें कि 10,000 तक आप कोई भी रिक्वेजिशन आती है तो इसको कैश परचेज पे डाल दें और मंगवा लें। इसके लिए ना कोटेशन कॉल करने की ज़रूरत है, ना PO इशू करने की ज़रूरत है, ना बाकी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो टाइम भी बचेगा और प्रोसेस भी बचेगा और आपका काम स्पीड अप हो जाएगा। लेकिन 10,000 से 10 लाख तक की जो प्रोक्योरमेंट होगी उसके लिए आप RFQ का प्रोसेस करेंगे और कोटेशंस लेंगे, मार्केट चेक करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे और जो लोएस्ट प्राइस है, जहाँ पे वैल्यू एडिशन हो सकती है, जहाँ पे मिनिमम टाइम में चीज़ आ सकती है, जो भी आपका क्राइटेरिया होगा सिलेक्शन का प्राइस को, उसको अडॉप्ट करते हुए आप उसको कर लें। लेकिन अगर 10 लाख से आगे की प्राइस है, 1 करोड़ तक है, तो उसके लिए आप टेंडर कॉल करें और प्रायर अप्रूवल के लिए अकाउंट्स वालों को भी इन्फॉर्म करें, CO को भी बताएं और उनसे साइन करवाएं, PO के ऊपर भी, कंपैरिजन के ऊपर भी, यानी अप्रूवल लें। तो अब होगा ये कि 10,000 से 10 लाख के दरमियान जितनी प्रोक्योरमेंट होगी उसको जो इंचार्ज होगा प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, वो उसको ऑथोराइज करता जाएगा, साइन करता जाएगा, अप्रूव करता जाएगा। लेकिन जो भी 10 लाख से ऊपर होंगी उसके लिए फिर उसको भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत होगी। जैसे बजट की रिस्ट्रेंट होती हैं कि बजट अवेलेबल है या नहीं है, आप उसको प्रोक्योर कर लें और अकाउंट्स को उसका पता ही ना हो कि इसकी इतनी पेमेंट भी होनी है, या CO की अप्रूवल ना हो, वो कहें भाई आपने इतनी बड़ी बाइंग कर ली और मेरे तो इल्म में भी नहीं है। तो इस तरह से आप इसको अथॉरिटीज़ को डेलीगेट करते हैं, काम करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अमाउंट खर्च करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको शेयर करते हैं। इसको डेजिग्नेशन वाइज भी तकसीम किया जा सकता है कि जो जनरल आइटम, जो कैश आइटम है, वो असिस्टेंट मैनेजर उसको ऑथराइज़ कर सकता है कि भाई ये जाओ कैश, वो जो परचेज़र होगा जाओ मार्केट और इसको कैश पे परचेज़ कर लो, उसको इंचार्ज से बात करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से 10,000 से 1 लाख तक की जितनी बाइंग होगी वो असिस्टेंट मैनेजर या डिप्टी मैनेजर उसको साइन कर सकता है, PO को, पेमेंट को, रिक्वेजिशन को, तो वो इंचार्ज को बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन 1 लाख से 10 लाख तक की जो बाइंग होगी उसको फिर प्रोक्योरमेंट इंचार्ज को बताना पड़ेगा, उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, PO उससे साइन करवाना पड़ेगा, पेमेंट उससे साइन करवानी पड़ेगी। तो इस तरह से डिफरेंट स्लैब में आप अमाउंट वाइज भी डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को डेलीगेट कर सकते हैं कि किसने कितनी अमाउंट तक खर्च करने की अथॉरिटी है, और इसी तरह से काम करने की भी अथॉरिटी उनको आप दे सकते हैं कि किस बंदे ने कौन कौन से काम ऑथोराइज हैं और वो मुझसे पूछे बगैर कर सकता है। तो इस तरह की जो
डेलीगेशन होगी उसको हम अथॉरिटी को डेलीगेट करना कहेंगे, और इसके लिए भी प्रोसीजर होगा तो वो लोग काम करेंगे।